आँख के कैंसर के बारे में हो रही है चर्चा आज टोटल हेल्थ में। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पूनम जी, एक बात हम आपसे अब यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, जब ये बात आ गई कि जागरूकता और जानकारी बहुत कम है, तो कौन सी अवस्थाएं अमूमन होती हैं जब माँ बाप अपने बच्चों को लेकर जाते हैं और किस विशेषज्ञ के पास जाते हैं, क्या हालात होते हैं उस वक्त, और फिर निदान के लिए यानी डायग्नोसिस के लिए किस दिशा में बात आगे बढ़ती है? तो सबसे पहले तो बच्चा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, पेरेंट्स ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अब हम जो ये कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर वो जो एक पीरियड है कि आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास चले गए और आप सही सेंटर पे पहुंच गए जहाँ पे आरबी का ट्रीटमेंट होना है, तो एक तो ये है कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियंस में जागरूकता बढ़े। आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम पेरेंट्स को लेके कर रहे हैं कि इस तरह से आप जागरूक रहें। जो सेंटर्स हैं आपने दिखाए और वहाँ पे जाना ज़रूरी है। तो हमारी जो संस्था है, हमारी एक ये कोशिश है कि अगर आप हमें संपर्क कीजिएगा, हम आपको सही सेंटर पे पहुँचा देंगे जहाँ पे फिर आपका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू हो पाए। क्योंकि हमारा सबसे पहले लक्ष्य है सेव लाइफ, पर अगला लक्ष्य अगर विजन भी बचता है तो देन दैट इज़ हाउ यू अचीव गुड सर्वाइवल, राइट। सो वो बहुत ज़रूरी है और वो मैसेज हम सबको देना चाहते हैं कि सही सेंटर पे पहुंचना है। वहाँ पे जैसे डॉक्टर बख्शी ने, डॉक्टर चिन्ना स्वामी ने कहा, पूरी तरह से इलाज होना है। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का होना, ऑन्कोलॉजिस्ट का होना, इन सब का इकट्ठे होना ज़रूरी है। और पेरेंट्स को सक्रिय रूप तक अपना पूरा ट्रीटमेंट जो कराना है। अगर आँख निकलनी है तो फिर वो इन्यूक्लिएशन जो है वो ज़रूरी है, और उसके लिए जो हम आगे चल के बात करेंगे कि आर्टिफिशियल आई कैसे दिलाई जा सकती है वो भी। लेकिन उससे पहले डॉक्टर भावना, जब भी किसी बच्चे को इन लक्षणों के पास डॉक्टर के सामने लेकर जाया गया, किस तरह से आप ये तय करते हैं, कौन सी जांच करवाई जाएगी ये तय करने के लिए कि वाकई रेटिनोब्लास्टोमा ही है? हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने पहले कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि ल्यूकोकोरिया का हर बच्चा रेटिनोब्लास्टोमा ही हो। तो जब भी पेरेंट्स बच्चों को लेके हमारे पास आते हैं तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि अपनी फाइनल डायग्नोसिस, फाइनल निदान पे आने के लिए। तो वो जैसे कि एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है कि हम आँख की जांच करते हैं। कई बार बच्चों में लेवल ऑफ कोऑपरेशन थोड़ा कम होता है, तो हम जितनी सारी चीज़ें जैसे रेटिना का एग्जामिनेशन है और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम ऐसे नहीं देख पाते हैं, तो हमें बच्चे को जनरल एनेस्थीसिया देके यानी कि बेहोश करके देखना पड़ता है। तो कई बार इनिशियल डायग्नोसिस के लिए ही हमें जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ सकती है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अलावा आजकल जैसे है इमेजिंग जिसको हम कहते हैं, उसने काफ़ी तरक्की कर ली है। तो अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन पे भी हम काफ़ी जो है वो निर्भर हैं। जैसे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं और हम देखते हैं कि आँख में जो है वो रेटिनोब्लास्टोमा के जो लक्षण हैं, जो टिपिकल जिसको कहते हैं कि कुछ फीचर्स होते हैं, वो पाए जाते हैं। तो अल्ट्रासाउंड भी हमें बहुत हेल्प करता है इनिशियल डायग्नोसिस करने के लिए। एक बार हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन और अल्ट्रासाउंड, आँख के अल्ट्रासाउंड से श्योर हो जाते हैं कि इसमें रेटिनोब्लास्टोमा है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें देखना है कि आँख के अंदर ही सीमित है या आँख से बाहर चला गया है। तो उसके लिए हमें हेल्प लेते हैं, जैसे आजकल MR स्कैन्स हो गए हैं, MRI, उसकी हेल्प लेते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि आँख के अंदर सीमित है कि बाहर चला गया है। कभी कभी हमें CT स्कैन भी कराना पड़ता है। तो इस तरह से मिला जुला के ये टेस्ट को इस्तेमाल करके हम एक डायग्नोसिस बना लेते हैं। डॉक्टर समीर बख्शी, जब भी कैंसर का जिक्र आता है और उसकी पहचान की बात करते हैं तो अक्सर बायोप्सी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर रेटिनोब्लास्टोमा की बात की जाए तो क्या इसमें भी अहम भूमिका है बायोप्सी की? नहीं, रेटिनोब्लास्टोमा एक ऐसा कैंसर है जहां पर हम लोग ट्रीटमेंट आमतौर पे बिना बायोप्सी या बिना हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रूफ के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसका जो डायग्नोसिस है आमतौर पे एग्जामिनेशन और CT स्कैन और MRI के द्वारा होता है। जी, एक जो महत्वपूर्ण बात जो हमारे एक दर्शक ने जाननी चाहिए है, क्योंकि बात इलाज तक जा पहुंची है, डॉक्टर समीर बख्शी वही जानना चाहते हैं। विवेक नारायण है लखनऊ से, वो ये पूछ रहे हैं कि ये बताइए हमें कि फोटो केमोथेरेपी फॉलोड बाय क्रायोथेरेपी इज बेटर देन जनरल केमोथेरेपी, अगर रेटिनोब्लास्टोमा के इलाज की बात करें। और दूसरा ये भी बताइए कि क्या RB1 जीन म्यूटेशन कैन बी डायग्नोज्ड? देखिए, ये जो उन्होंने पहले दो टर्म्स यूज़ करे हैं, क्रायोथेरेपी और फोटोथेरेपी जी, ये जो हैं ये आँख के अंदर देने वाली ट्रीटमेंट हैं, और जो कीमोथेरेपी वो है सिस्टमिक फॉर्म ऑफ थेरेपी।
आम तौर पे जब आँख के कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, अगर पुतली में ही सीमित है और पुतली में उतना ही सीमित है कि उसको हटाने की आवश्यकता नहीं है, तो हमारा प्रयास ये होता है कि आँख को बचाया जाए। और आँख को बचाने के लिए दो चीज़ें करी जाती हैं। कीमोथेरेपी दी जाती है कि ट्यूमर का साइज़ छोटा हो जाए, और फिर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट क्रायोथेरेपी और लेज़र थेरेपी करते हैं कि जो ट्यूमर जो छोटा हुआ है उसको मार दिया जाए। तो ऐसे कीमोथेरेपी और फोटोथेरेपी, लेज़र थेरेपी और क्रायोथेरेपी मिला के ट्रीटमेंट होता है। जी डॉक्टर भावना, यही सवाल की ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या क्या रहेंगी और कैसे आप ये तय करेंगी कि पहले कौन सी मोडालिटी का इस्तेमाल किया जाए? देखिए, कौन सी मोडालिटी का इस्तेमाल करना है ये डिसीजन हम तब लेते हैं जब हम पूरा एग्जामिनेशन कर लेते हैं और हमें रेटिनोब्लास्टोमा की स्टेजिंग का आइडिया हो जाता है कि कौन से स्टेज पे है, कितना एडवांस्ड है या कितना अर्ली है। हमारा प्रयास, जैसे कि अभी डॉक्टर बख्शी ने कहा, हमेशा यही रहता है कि हम आँख को बचा पाएँ, नज़र को बचा पाएँ। तो उसके लिए अगर अर्ली स्टेज में आ गया है, अर्ली मीन्स अभी तक वो रेटिना पे ही सीमित है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लेज़र थेरेपी, जिसको अभी आजकल हम थर्मोथेरेपी के फॉर्म में, जो कि एक्चुअली एक फॉर्म होता है जिसमें हम हीट करते हैं ट्यूमर को, वो सिस्टमिक कीमोथेरेपी के साथ मिला के, साइकिल्स ऑफ सिस्टमिक कीमोथेरेपी के साथ जब हम देते हैं तो ट्यूमर श्रिंक कर जाता है। और हमने अनुभव किया है कि अर्ली स्टेज में ऑलमोस्ट 100% आइज़ को हम बचा सकते हैं अगर हम ये थर्मोथेरेपी और कीमोथेरेपी का कॉम्बिनेशन दें। बट ये मैं बहुत अर्ली ट्यूमर्स की बात कर रही हूँ। 1/3 पेशेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें दोनों आँखें प्रभावित होती हैं, जिसको कहते हैं बायलैटरल डिजीज़। ऐसे केसेस में यूजुअली जो ट्यूमर होता है वो बराबर नहीं होता है दोनों आँखों में, तो एक आँख में थोड़ा एडवांस्ड होता है, दूसरे आँख में हम इसको अर्ली स्टेज पे पिकअप कर लेते हैं। अगर दोनों आँखों में है ट्यूमर डॉक्टर भावना, तो क्या प्रोग्रेशन पर भी असर पड़ेगा कि जल्दी ग्रो करेगा या फास्ट ग्रोथ होगी या स्लो हो जाएगी अगर एक आँख में है? देखिए, प्रोग्रेशन इतना डायरेक्टली लिंक नहीं होता है लैटरलिटी से, लेकिन ये ज़रूर है कि अर्ली जो अगर दोनों आँख में होता है तो वो बच्चे पहले आते हैं हमारे पास, तो उनका डायग्नोसिस थोड़ा अर्ली हो जाता है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में हमें एक आँख निकालनी भी पड़ जाए एडवांस ट्यूमर की वजह से, तो हमारा प्रयास रहता है, और ज़्यादातर केसेस में हम कामयाब भी रहते हैं दूसरी आँख में नज़र बचाने की, ताकि एक आँख से बच्चा जो है वो कम्प्लीटली अपनी पूरी लाइफ जो है वो नॉर्मल तरीके से लीड कर सके। आई थिंक लेट्स गो ओवर टू डॉक्टर गिरीश चिन्नास्वामी इन मुंबई प्लीज। डॉक्टर चिन्नास्वामी, दो बातें छोटी छोटी हम चाहेंगे उस पर भी आप ज़रूर बताएं। पहली बात तो ये कि एक आँख में होने पर उसको ट्रीटमेंट के बाद रिकरेंस के चांसेस क्या क्या रहते हैं, और जैसा आपने शुरू में कहा और यहाँ पर भी विशेषज्ञों का यही कहना है कि अवेयरनेस बहुत कम है रेटिनोब्लास्टोमा को लेकर, तो क्या आप फैमिलीज की स्क्रीनिंग या माँ बाप के मन में ये भी एक बात आती है कि एक बच्चे को हो गया, क्या इसके बाद किसी और बच्चे को भी हो सकता है, क्या स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी समझते हैं आप इसमें? स्क्रीनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है फैमिली के बारे में। We need to know whether parents have had retinoblastoma, या घर में any other family members have got a retinoblastoma or any other cancers। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक आंख में आया या दो आंख में आया and the age। So all these factors play a role in the chance of recurrence। अगर फैमिली हिस्ट्री है, मतलब पेरेंट्स में किसी और एक पेरेंट को रेटिनोब्लास्टोमा है, then the chance of the child getting रेटिनोब्लास्टोमा, अगर पेरेंट्स को बायलैटरल मतलब दोनों आंख में रेटिनोब्लास्टोमा जब छोटे थे हुआ था, देन द चांस ऑफ द चाइल्ड गेटिंग रेटिनोब्लास्टोमा इज़ क्वाइट हाई। 50% चांस है कि बच्चे को भी रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है। अगर वैसे स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो वी मस्ट स्टार्ट स्क्रीनिंग द चाइल्ड फ्रॉम न्यूबॉर्न पीरियड इटसेल्फ। तो तभी हम ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन से रेफ़र करना पड़ता है, और एवरी 3 to 6 मंथ्स हमें स्क्रीन करना पड़ता है कि रेटिनोब्लास्टोमा आ रहा है नहीं, क्योंकि अगर हमने बहुत जल्दी उसको पकड़ लिया, इफ़ यू कैच द रेटिनोब्लास्टोमा व्हेन इट इज़ वेरी स्मॉल, देन वी कैन अवॉइड लॉट ऑफ टॉक्सिक एंड एक्सेसिव थेरेपी एंड ट्रीट इट विद वेरी फोकल ट्रीटमेंट। So a strong family history, if the parents have had retinoblastoma, then the child needs to be screened. If एक बच्चे को रेटिनोब्लास्टोमा है, then the common question जो पेरेंट्स पूछते हैं कि मेरा दूसरे बच्चे को रेटिनोब्लास्टोमा होने का चांस क्या है। अगर पेरेंट्स को रेटिनोब्लास्टोमा नहीं था और सिर्फ बच्चे को रेटिनोब्लास्टोमा आया, then the chance of the next child getting retinoblastoma is quite small, is about 5% or less। फिर भी
whenever there is a child with retinoblastoma, we must screen all the other children to look for any retinoblastoma and keep them under follow up as well. तो स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है और ट्रीटमेंट के बाद भी स्क्रीनिंग करना आई मीन फॉलो अप में रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब रेटिनोब्लास्टोमा बहुत अर्ली आता है, इट माइट हैव कम ओनली इन वन आई. अगर इट कम्स एट 3rd or 4th month of age, then the chances are high that the child may get a retinoblastoma in the other eye or there may be recurrence in the same eye. तो हमें वो ज़रूरी होता है कि वी कीप एग्जामिनिंग द चाइल्ड फ्रीक्वेंटली अनस्थीसिया से, और जो अनस्थीसिया करके ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट एग्जामिन करते हैं, या जैसा बच्चा बड़ा होता है विदाउट अनस्थीसिया ऑल्सो इट मे बी पॉसिबल. So it is necessary for us to keep following up the child so that we pick up a recurrence or a retinoblastoma in the other eye quickly. अगर bilateral दोनों आंख में retinoblastoma है, then we have to follow up the child very vigorously to pick up any early relapses or early recurrence जो होता है, so that we can save the eye as well as save vision and the life for the child. डॉक्टर गिरीश चिन्नास्वामी, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, आप हमारे मुंबई स्टूडियो आए. टोटल हेल्थ की पूरी टीम की ओर से हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और कार्यक्रम में जो आपने जानकारी दी उसके लिए हम आपके आभारी हैं.